आदाब नाज़रीन, खबर दोपहर के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे नवाब मलिक और फडणवीस में जारी जंग की। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों इल्जामात और रद्दे इल्जाम का दौर चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और बखिए उधेड़े जा रहे हैं। कनेक्शन का इंकिशाफ किया जा रहा है। मंशियात, एनसीबी, समीर वानखेड़े अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन से होते हुए जाली नोटों के धंधे तक आ पहुंची है। आज नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के फडणवीस के संगीन इल्जामात की न सिर्फ तरदीद की बल्कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर ताजा हमले किए। नवाब मलिक ने फडणवीस पर इल्जाम लगाया कि उनके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में उगाही और जाली नोटों का धंधा चल रहा था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े का भी तज़किरा किया। मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस समीर वानखेड़े को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन बृजमोहन श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन अली दारूवाला साहब भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले अली साहब आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों ऐसा कि फडणवीस जो है समीर वानखेड़े के हक में बोलते हुए नजर आए, और यही पॉइंट जो है नवाब मलिक ने आज उठाया और उन्होंने कहा कि फडणवीस डिफेंड कर रहे हैं समीर वानखेड़े को क्योंकि दोनों का लिंक है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मुनज़्ज़ा मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, समीर वानखेड़े को हम लोग सपोर्ट या मेरी पार्टी बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। ये जो एनसीबी है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, ये जो ड्रग का मेनेस जिसको कहते हैं, ड्रग मेनेस जो साफ करने का काम कर रही है, उसके साथ भक्कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं नहीं, मेरी पार्टी नहीं, सारा देश उनके साथ खड़ा है। पॉइंट नंबर 1। और रहा समीर वानखेड़े जी का, एसआईटी ये शासन ने तो ऑलरेडी इंक्वायरी लगाई है। इंक्वायरी में जो भी हकीकत है वो स्पष्ट होएगा। जो इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर सजा होगी। अगर उन्हें प्रोटोकॉल के हिसाब से काम किया है तो उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें ना कोई फडणवीस जी की, ना मोदी जी की, ना अली दारूवाला जी की आवश्यकता पड़ेगी। ये मैं यहाँ पर आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या ये बात जो कहीं ना कहीं बीजेपी भी बोल रही है और ये सवाल उठाया जा रहा है, हालांकि आप किस तरह से इस सवाल को लेंगे, क्या इस वजह से समीर वानखेड़े के बारे में नवाब मलिक इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं क्योंकि उनके दामाद जिस तरह से इन्वॉल्व हुए इस पूरे मामले में, और ये जो इंतकामी जो एक बात कही जा रही है कि नवाब मलिक जो है इंतकाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से समीर वानखेड़े के पीछे कहीं ना कहीं नवाब मलिक पड़ गए हैं? नहीं, ये इंतकाम से जुड़ा हुआ तो बिल्कुल मसला नहीं है। नवाब मलिक साहब के दामाद को आज से करीब 9-9.5 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था और वो अभी हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी जमानत हुई है और हाईकोर्ट ने उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि जो चीज इनके पास पकड़ी गई थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो नशीले पदार्थ के रूप में जाना जाए। तो ये बहुत ही एक साफ सी बात है, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुद्दा इसमें यह नहीं है, मुद्दा यह है कि एक लंबे समय से लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेता जी एक्सटॉर्शन के कारण आम आदमी को पहले पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर बीजेपी के कुछ नेता समीर वानखेड़े साहब और उनके बीच में एक दलाल के रूप में काम करते हैं और फिर पैसे लेन देन करके उसको छुड़वा दिया जाता है। ये बात बहुत दिनों से सामने आ रही थी और इसकी जानकारी भी मिल रही थी। इसका सबसे बड़ा सबूत 6 तारीख को मिला जब गोसाई का फोटो एक व्हाट्सएप चैट में उनको एक सेल्फी सामने आती है। उसके बाद जब इसको पूरी तौर से समझा गया, इस पे पूरा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये लगा कि ये तो एक बहुत बड़ी गैंग है जो इस प्रकार से एक्सटॉर्शन का काम कर रही है
और इसने बहुत सारे लोगों से इससे पहले भी बहुत वसूली की। ऐसा कहा जाता है कि करीब करीब 1000 करोड़ की इसके पहले वसूली हो चुकी है। और अभी इसमें भी आप देखिए कि खुद जो उनका प्राइम जो विटनेस था उसने खुद ने इस बात को कहा है कि 25 करोड़ में सारी बातचीत हुई और 18 करोड़ में जाके सारा मामला फाइनल हुआ, जिसमें से 50 लाख रुपए का उनको टोकन भी मिला है। ये सारी जानकारी उन्हीं के आदमी ने दी है, उनका प्राइम विटनेस ने उनको दी है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि जो नवाब मलिक साहब जो भी आरोप लगा रहे हैं वो हकीकत पे है और उसके पूरे सबूत भी हम लोगों के पास है जो देश के सामने रखे हैं। अब दारूवाला साहब का जो कहना है, मैं दारूवाला साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इस पूरे मसले को हम लोगों को सबों को जो भी राजनीतिक दल है, खासतौर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी अगाड़ी सरकार पहले दिन से इस बात की कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थों का व्यापार पूरी तौर से रुके और उसमें अगर कोई बड़े लोग भी हैं तो उनको पकड़ा जाए। और इसी के तहत ये सारी कार्रवाई भी हम लोग कर रहे थे। आप देखिए कि जो महाराष्ट्र की पुलिस का एक एंटी नार्कोटिक जो सेल है उसने पिछले 10 महीने में 3333 जगह पे छापामारी की और 3575 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं एनसीबी के समीर वानखेड़े साहब ने एनडीटीवी पे अपने इंटरव्यू में ये कहा कि हमने 10 महीने में कुल 106 प्रकरणों 106 जगह छापे मारे और 224 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। तो ये इतना बड़ा फर्क, एक राष्ट्रीय जिसे सब लोग कहते हैं कि ये एक प्राइम एजेंसी है नारकोटिक्स के खिलाफ नशे की लड़ाई लड़ने के लिए, उसका इतना दो राज्यों में गोवा और महाराष्ट्र में कुल उन्होंने 106 जगह पे छापे डाले और 224 लोगों को पकड़ा। और मुंबई की पुलिस सिर्फ मुंबई के अंदर 3333 लोगों 3333 जगह पे छापे डालती है और 3575 लोगों को गिरफ्तार करती थी। ये फर्क क्यों है? ये फर्क इसी से शक पैदा होता है कि एनसीबी के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित नेता इन्होंने मिलकर वहां पर एक जबरन वसूली गैंग चलाया हुआ है, जिसमें ये लोग इस प्रकार से लोगों को पकड़ते हैं और फिर पैसे ले देके उनको छोड़ दिया जाता है। ये गंभीर आरोप हम अली साहब, इल्जामात आपने सुने कि कहा जा रहा है कि आपने तो कहा कि ड्रग्स के खिलाफ एनसीबी काम कर रही है, बीजेपी साथ है, पूरा मुल्क साथ है, लेकिन नवाब मलिक का और जिस तरह से श्रीवास्तव साहब भी कह रहे हैं कि खुद जो है बीजेपी के कुछ ऐसे लीडरान, कुछ ऐसे लोग जो है और एनसीबी के कुछ ऐसे अफसरान है जो कि इस पूरे मामले में, ड्रग्स के मामले में ही साथ है, और समीर वानखेड़े जिन्होंने कुछ ऐसे केसेस जाली बनाए और वसूली की जा रही है। और ये सब कुछ नवाब मलिक ने आज फिर से कहा कि वसूली का मामला जो है फडणवीस की सरपरस्ती में ही हुआ है। ब्रिजमोहन जी श्रीवास्तव जी है, ये आपको गोल आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बॉम्बे, ऐसा आपको गोल फिरा के ये कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे दर्शकों को ये जानना है, जो बॉम्बे में जो केस हुआ, आर्यन खान का जो केस हुआ, नवाब मलिक जी के जो सन इन लॉ, जो दामाद जेल में गए, वो बाहर बाइज्जत बरी नहीं हुए, वो बेल पे बाहर है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है। 2 दिन पहले जो सेंट्रल एजेंसी आई थी उन्होंने फिर से दोबारा आर्यन खान, इनके दामाद, इनको सबको वापस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। पॉइंट नंबर 1, तो केस खत्म नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 2, जो इतना बड़ा जो इन्होंने रात को कहा था कि मैं हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ूंगा, नवाब मलिक जी ने, इतना हंसी की बात है, ये हाइड्रोजन बॉम्ब, ये जो बलून है वो फुगा निकला, वो उसकी हवा निकल गई पूरी। वो बता रहे थे आज सुबह में नवाब मलिक ने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर टीवी माध्यम ने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने उन्हें 5 मिनट भी नहीं दिया, क्योंकि उनके आरोपों में कोई भी बेबुनियाद उनके आरोप थे। वो कोई नेशनल हमारे माइनॉरिटी कमीशन पे आपने किसको अपॉइंट किया, आपने इसके ऊपर ये क्रिमिनल को लेके आपने फोटो निकाला, लेकिन उन्होंने कई बातें यहाँ पर कही और खास तौर से उन्होंने जाली नोटों के हवाले से जो बात कही, जाली नोटों का जो मामला है उसमें उन्होंने साफ तौर पर फडणवीस मुनज़्ज़म जी आपके माध्यम से श्रीवास्तव जी को ये कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने इल्जाम लगाया, इन्होंने टीवी के माध्यम से इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैडम, होम डिपार्टमेंट इनके खाते में है, इनके हाथ में है, इन्होंने इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करके उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ना कि टीवी चैनल पे आके ये फेक करेंसी, काउंटरफिट नोट के बारे में यहाँ पर डिसीजन नहीं, यहाँ पे गुना दाखिल नहीं होगा, गुना दाखिल इनके डिपार्टमेंट में होगा। अगर इनके पास सॉलिड गवाह है
तो ये लोग जाके एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च करते? अगर कोई दोषी है, अगर वहां पे ये व्यक्ति अगर दोषी है, अराफत, रियाज भट्टी, या अगर इनको मिलता है तो इनके ऊपर गुना दाखिल करो, इनको जेल में डालो और फिर अब माध्यम के सामने आके बोलो, हमने छाती पीट के बोलो हमने ऐसा काम किया। मगर हकीकत से गुमराह करने का काम एनसीपी करती है। मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूं जी। कल मैम सलीम खान जो कॉन्स्पिरेटर है टाइगर मेमन केस में, आरडीएक्स प्लांट करने में जिसको कन्विक्शन हुआ, उसके साथ में आपके बेटे का ट्रांजैक्शन है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर, हमने कल माध्यम को दिया और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने उसे आज हमने फाइल भी किया। आप उसके बारे में प्लीज श्रीवास्तव जी देश को बताएंगे। जो लाशों के ढेर हमने 1993 में देखे, उनके साथ आप कार्रवाई करते हो, बिजनेस करते हो और हमारे पे बेबुनियाद आप लोग आरोप लगाते हो। इसका जवाब जनता जानना चाहती है। जनता जनार्दन आपको माफ नहीं करेंगी। आपके इल्जामों का जवाब हम जरूर श्रीवास्तव साहब से लेंगे और उनसे जानेंगे कि अगर उनके पास सबूत है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्यों नहीं दिए जाते और एफआईआर क्यों नहीं की जाती। लेकिन उससे पहले श्री अली साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बात तो सबूतों की और कई सारे डॉक्यूमेंट्स की फडणवीस ने भी की और उन्होंने कहा कि शरद पवार को भी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। कौन से ये डॉक्यूमेंट्स है और ये क्या डॉक्यूमेंट्स इंटेलिजेंस एजेंसियों को दिए गए हैं? बिल्कुल मैम, कल जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे, जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, इसके अंदर एक जो मिस्टर पटेल वो डायरेक्टली हसीना पारकर, जो हमारे ये देश के सब में बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम की जो सिस्टर है, उनके वो प्रॉपर्टीज का देखरेख करते हैं। उनका घर, इनके जो चीज के ये अब मालिक है एलबीएस रोड पे 3 एकड़ के, वो प्रॉपर्टी में वो रहते थे। अभी वो फरार है, एब्सकॉन्डिंग है। उनके साथ में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट फरहाज मलिक की दस्तखत के साथ वो एग्रीमेंट हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी में आज हमने भेजा है। मैम, भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता जो भी आरोप करते हैं वो कागज के बुनियाद पे, बेबुनियाद कोई भी आरोप नहीं करते। ये हमने श्रीवास्तव साहब अली साहब का कहना है कि हमने जो भी इल्जामात लगाए हैं बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स हैं और डॉक्यूमेंट्स फाइल भी किए हैं, और अगर नवाब मलिक के इल्जामात सही है, उनके पास वाकई डॉक्यूमेंट से सबूत है, तो एफआईआर क्यों नहीं की गई है, डॉक्यूमेंट सबमिट क्यों नहीं किए जा रहे, फाइल क्यों नहीं किए जा रहे? श्रीवास्तव साहब। देखिए, कल नवाब मलिक साहब ने कल भी और आज भी इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से अपनी बात को रखा है और उन्होंने बताया है कि ये सारा जो मामला है करीब 35 साल पुराना था और वहां ये जो 3 एकड़ की बात कर रहे हैं, तो 3 एकड़ जमीन के मालिक कोई नवाब मलिक साहब नहीं है। उसमें करीब 150 मकान बने थे, वहां पे 450 से ज्यादा लोग रहते हैं। उसमें से एक हिस्सा इनके पास एक गोडाउन है और वहां की 4 दुकानें इनके पास है। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया और वो सारे पेपर भी उन्होंने रखे हैं, मीडिया के सामने भी रखे। और अगर अली साहब को ऐसा लगता है कि उसकी जरूरत उनको है तो वो किसी को भी नवाब मलिक साहब के घर पे भेज दें, वहां से उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। नवाब मलिक साहब ने तो खुद कहा है कि यदि आपको कोई भी कागजात चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं खुद आपको कागजात दे देता हूं। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अब अपनी बात को कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इनका वो चेहरा देश के सामने आ गया है जो पूरी तौर से ये सिद्ध करता है कि ये लोग ड्रग माफियाओं के पीछे खड़े होकर उनको ताकत दे रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र में और गोवा में आप देखिए कि पिछले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस साहब की जब सरकार रही है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे महाराष्ट्र में उस दौर में ना तो कोई एक बड़ा ड्रग पेडलर पकड़ा गया और ना कोई बड़ा ड्रग माफिया पकड़ा गया उस 5 साल में। आखिर क्या कारण था कि उस 5 साल में क्या महाराष्ट्र में ड्रग का व्यापार बंद हो गया था? अगर ऐसा था तो फिर जैसे ही उनकी सरकार गई, सुशांत सिंह जी की मृत्यु हुई, उसी समय यह मुद्दा क्यों सामने आ गया? क्योंकि अगर यह व्यापार ना चल रहा होता तो आज सुशांत सिंह जैसे होनहार कलाकार को हमको नहीं छोड़ना पड़ता, उनकी मृत्यु ना होती। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आप देखिए कि अभी आज से करीब 1.5 महीने पहले मुद्रा पोर्ट के ऊपर 3000 किलो टेलकम पाउडर के नाम पे हीरोइन आती है
और उसके पहले उसी कंपनी के नाम पे 2 कंसाइनमेंट और आ चुके थे 25-25 हजार मीट्रिक टन टेलकम पाउडर के रूप में। आज ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो टेलकम पाउडर आया था या हीरोइन आई थी, और आज तक ये नहीं पता लग पा रहा कि 25,000 करोड़ के उस कंसाइनमेंट का मालिक कौन है। तो ये इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में किस प्रकार से लिप्त हैं और किस प्रकार से इस पूरी बात को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। आप देखिए कि हमारे युवा आज सबसे ज्यादा जो प्रभावित हो रहे हैं वो इस ड्रग के माध्यम से हो रहे हैं, और हम लोगों ने तय किया है कि महाराष्ट्र में हम किसी भी हालत में एक भी नशीले पदार्थ को बिकने नहीं देंगे, और हम प्रशासन में भी किसी भी व्यक्ति को भ्रष्टाचार करके एक जबरन वसूली गैंग नहीं चलाने देंगे। ये हम लोगों की पूरी कोशिश है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। अली साहब, ये बताइए कि रियाज भट्टी का जो कि क्रिमिनल है, फरार है, उनका फडणवीस के साथ कनेक्शन बताया जा रहा है, नवाब मलिक बता रहे हैं, क्या कनेक्शन है ये, और 2 दिन में बेल कैसे मिल गई थी, और एक ऐसा मुजरिम पीएम के प्रोग्राम में वीआईपी लिस्ट में कैसे पहुंच गया? सब में पहले शादियों में, सोशल प्रोग्राम में आप जानते हैं लोग इतने दीवाने होते हैं। इवन बृजमोहन श्रीवास्तव जी के साथ में ऐसा कई मर्तबा हुआ रहेगा, उनके जानकारी नहीं रहते हुए भी लोग उनके साथ खड़ के फोटो निकाल लेते। फोटो निकालना इसका मतलब ये नहीं कि उसके मेरे संबंध है, उसकी मेरी दोस्ती है। राजकीय जीवन में, पब्लिक लाइफ में फोटो का जो क्रेज है आजकल, कैमरा और मोबाइल हर किसी के हाथ में, फोटो किसी के साथ मिलना इज नॉट अ वैलिड एविडेंस फॉर कन्विक्शन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, व्हाट्सएप चैट भी आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट इज ऑल्सो नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर सीजर एंड फॉर पनिशमेंट। तो जब व्हाट्सएप चैट के दायरे पे आप अरेस्ट नहीं हो सकते, आप उसके ऊपर ये फोटो को लेकर जो आप आज सुबह से चिल्लाते घूम रहे हो, भट्टी के साथ आपका फोटो है, भट्टी के साथ आपका फोटो है, ठीक है, लोग यहाँ पे राजकारण के इतने दीवाने हैं, लोग ये सब पागलपंती करते हैं। मगर ये जो कहा क्या ड्रग माफिया के खिलाफ है ये, और 1 साल से ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के वक्त से ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं एक बात इनसे जानना चाहता हूँ, रूलिंग पार्टी, रूलिंग गवर्नमेंट है मैडम, ये नौकरी के मुद्दे पे कभी बात नहीं करते मैडम। आज सुबह में अक्के महाराष्ट्र में जो हमारे यहाँ पे जो एसटी बसेस जो होती है वो आज 5 दिन से बंद है। दिवाली खत्म हो गई, लोग अपने घर पहुंच नहीं सकते। जो लोग ये अली साहब, आपने इस बात का जवाब नहीं दिया कि एक ऐसा मुजरिम जिसको 2 जाली पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया, उसको 2 दिन में बेल कैसे मिल जाती है? मैडम, बेल हमने नहीं दिया मैम, बेल तो कोर्ट नहीं दिया। ये सवाल आप बिल्कुल गलत एजेंसी को पूछ रहे हैं मैम। वो कोर्ट ने क्या बेसिस, क्या एविडेंस पे दिया? यू हैव टू आस्क द ऑनरेबल कोर्ट। और आप कोर्ट के अगर इसके ऊपर आप शक करेंगे या उनको क्वेश्चन मार्क करेंगे तो ये शायद मेरे पास इसका जवाब नहीं है। उनको बेल कोर्ट से मिलता है, माना जा रहा है अली साहब, क्योंकि नवाब मलिक ने जिस तरह से कहा उनके सर पर जो रियाज भट्टी है उसके सर पर फडणवीस का हाथ था, इस वजह से ये पूरा जो उनको बेल मिला है इस वजह से हुआ है, ऐसा नवाब मलिक ने इल्जाम लगाया है। मैडम, इल्जाम ये लोग टीवी पे लगा के भाग जाते। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप रियाज भट्टी के साथ अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप अप्रोप्रिएट एजेंसी के सामने रखो, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंकर जज नहीं है, ना कि मैं वकील हूं। जो अप्रोप्रिएट एजेंसी है वो उसके ऊपर एक्शन लेंगी। अगर कुछ उसमें सच और पुरावे अगर आते हैं तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स, कायदा अपना काम करेगा। बिल्कुल। मुन्ना यादव को किस तरह से गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है अली साहब? मैडम, ये जो सब हुआ है आपने समझना चाहिए कि हमारा जो सरकार का कार्यकाल है वो सिर्फ 2014 to 2019 है। ये जो हादसे हुए हैं 1993 जब इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी गवर्नमेंट ने इन लोगों ने नजरअंदाज किया। ये अग्रीमेंट्स हो गए, जैसा जैसा हमारे सामने खुलासे आ रहे हम लोग उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसको आपके माध्यम से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मैम, मुन्ना यादव जो है इसका डिटेल्स अभी तक मेरे पास नहीं आया। जैसा मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स आते हैं मैं आपको आश्वासन और आपको मैं ये कहना चाहता हूं, मैं इसके बारे में भी स्पष्टीकरण दूंगा।
अली साहब, वहीं जो है काफी संगीन एक और इल्जाम जो लगाया है नवाब मलिक ने, उन्होंने कहा कि पुलिस जो एक्सटॉर्शन करती आई है वो भी फडणवीस की ही एक तरह से कहने पर उनकी ही सरपरस्ती में की गई है, और जिस तरह से जाली केसेस बनाए जाते थे और उस अंडरवर्ल्ड की वसूली करने के लिए पुलिस को भेजा जाता था। मैडम, ये जो नैरेटिव है ना मैम, ये नैरेटिव सुन के लोग हंसेंगे। पुलिस की वसूली माननीय देवेंद्र फडणवीस जी करते थे, और उसके लिए अगर पुलिस जाती थी, अगर इसका पुख्ता सबूत था, तो कोई तो पुलिस ऑफिसर, जैसा परमवीर सिंह ने कहा कि मेरे को 100 करोड़ का वसूली करने का टारगेट इनके मंत्री ने दिया था, वो इस्टेब्लिश हुआ, वो आज जेल में है और 3 मंत्री जेल में जाने वाले हैं। उसके बारे में आप प्लीज कुछ प्रकाश डाल सकते हैं बृजमोहन जी? उनकी ईडी कस्टडी 12 नवंबर तक के एक्सटेंड की गई है। परमवीर सिंह और ये फेस टू फेस सचिन वाजे फेस टू फेस आने वाले हैं, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इसको डाइवर्ट करने के लिए, ये मुद्दे को लोगों के नजर के सामने से हटाने के लिए आपने सिर्फ एक फुसका बॉम्ब फोड़ दिया। श्रीवास्तव साहब, आपने अली साहब को सुना, कह रहे हैं कि पुलिस वसूली के हवाले से अगर बात की जा रही है तो परमवीर की बात आती है, सचिन वजह की बात आती है। श्रीवास्तव साहब, देखिए, अली साहब को मालूम होगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने ही परमवीर सिंह जी को थाने का कमिश्नर बना के रखा, और उसके बाद उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिया था फडणवीस साहब ने। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस पूरे मामले को छुपाने के लिए या इस बात को दबाने के लिए किसी प्रकार का कोई काम किया है। जहां तक बात सचिन वाजे और परमवीर सिंह जी की है, अनिल देशमुख साहब निश्चित रूप से अभी जुडिशियल कस्टडी में है, लेकिन वो जुडिशियल कस्टडी में इस बात पे है कि ईडी ने यह कहा कि वो हमको जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जबकि खुद अनिल देशमुख साहब ईडी ऑफिस पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अपना वो बयान दिया था जो उनके पास जानकारी थी। ईडी उनसे वो कहलवाना चाहते हैं जिससे कि वो महाराष्ट्र सरकार को बदनाम कर सके, जिसके लिए अनिल देशमुख जी तैयार नहीं हैं। 6 दिन ईडी की कस्टडी में रहने के बाद अभी अनिल देशमुख जी 14 रोज के लिए जुडिशियल कस्टडी में, क्योंकि अब ईडी के पास जांच करने के लिए कुछ नहीं बचा। जितनी जानकारी थी अनिल देशमुख साहब दे चुके हैं। जहां तक बात ये जो ड्रग माफिया की है, जिस ड्रग माफिया के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं, यह मुद्दा एक ज्यादा उससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसमें अभी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, इस बात को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अगाड़ी सरकार सबसे ज्यादा चिंतित है। लेकिन बड़ी अजीब बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता समीर वानखेड़े जैसे जो एक्सटॉर्शन करने वाले अधिकारी हैं, उनके पीछे दीवार बन के खड़े हो गए। आप देखिए, जब समीर वानखेड़े जी दिल्ली पहुंचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कलर्ड प्ले कार्ड लेकर समीर वानखेड़े साहब का इस प्रकार से स्वागत करते हैं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा विजेता बन के पहुंचा हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं अली साहब, आखिर जब भी हम लोग किसी भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, नशा की दवाएं, नशीली दवाओं को बेचने वाले लोगों के खिलाफ या ड्रग माफियाओं के खिलाफ जब भी हम लोग आवाज उठाते हैं, तो आप और आपकी पार्टी उनके साथ ढाल बन के खड़ी क्यों हो जाती है? हमारा आपसे कहना यह है कि अगर आप एनसीपी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों का यह कहना है कि वो ड्रग्स के खिलाफ जो है ये तमाम तर बातें कर रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ है और चाहते हैं कि जो भी लोग इनमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन दोनों ही पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करे जा रहे हैं और एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं ड्रग पेडलर्स के हवाले से कि दोनों के लिंक्स है, और दोनों ही इल्जाम एक दूसरे पर लगा रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड से दोनों के कनेक्शन है। इस पूरे मामले पर तहकीकात होगी और जिस तरह से दोनों का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स है वो इंटेलिजेंस एजेंसी में अगर फाइल किए जाते हैं तो उस पर आगे फिर किस तरह से कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। बृजमोहन श्रीवास्तव साहब और अली दारूवाला साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।